गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिबेंचर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं विद द चार्ट फॉर्मेट, क्योंकि डिबेंचर में बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो मैं एक बार आपको क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है अपना। सो कितनी वेराइटीज़ की एंट्रीज होगी और कौन कौन सी कंडीशंस में आपको कौन कौन सी एंट्रीज पास आउट करनी है, उसका आपने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हमने मास्टर क्वेश्चन कर लिया है एडमिशन का, मास्टर क्वेश्चन ऑन रिटायरमेंट एंड मास्टर क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट। ठीक है, सो वहाँ पे आपके 11 मार्क्स फाइनल अकाउंट के, 8 मार्क्स रिटायरमेंट के एंड 8 मार्क्स जो है वो एडमिशन के कवर हो गए हैं। अब ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, वेराइटीज़ बहुत सारी है, तो एक बार इसको क्विकली अपने रिवाइज करते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहता है डिबेंचर के अंदर, दैट इज़ नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई उसके अंदर सिंपली आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री करनी है, जैसे कि आप शेयर कैपिटल में करते थे उसी मैनर में आपको करना है। ठीक है, नया उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट एंट्री आपकी रहती है एप्लीकेशन की, जिसमें 2 एंट्री हम पास करते थे सेम लाइक शेयर कैपिटल, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, और अगर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल है तो 2 एंट्री उसकी। तो उसके अंदर हम क्या क्या वैरायटी हो सकती है, उसके अंदर कॉल्स इन अरियर्स हो सकता है। ठीक है, तो वो एंट्री आपको देख लेनी है, एकदम बेसिक एंट्रीज है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सेकंड जो हमारा रहता है दैट इज कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि भाई अगर आप कोई बिजनेस परचेज करते हो या फिर आप कोई असेट परचेज करते हो और सामने आप पेमेंट में उसको डिबेंचर देते हो, तो ये वाली मेथड आ जाएगी कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आपको जनरल एंट्री क्या पास करनी है, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। आपको सन्ड्री असेट दी हुई होगी, वो आपको डेबिट कर देनी है। 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट करना है एंड 2 वेंडर अकाउंट आपको क्रेडिट करना है विथ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब कि सामने वाले का बिजनेस खरीदने के लिए आपने उसको जो भी पेमेंट किया हो। ठीक है, सपोज बिजनेस 1 लाख रुपए का है और आपने उसको सामने पेमेंट 1,50,000 किया है, तो दैट 1,50,000 जो आप वेंडर को पे कर रहे हो वो आपका क्या बन जाता है, परचेज कंसीडरेशन। तो जो आप पे करोगे वो आपको यहाँ पे वेंडर अकाउंट में लिख लेना है। अब जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हो तो या तो गुडविल अराइज होगी या फिर कैपिटल रिजर्व अराइज होगा। अगर गुडविल अराइज होती है तो आपको डेबिट करना है, और कैपिटल रिजर्व अराइज होता है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट होता है। तो सर पता कैसे चले गुडविल आएगी कि कैपिटल रिजर्व? सिंपली आप सन्ड्री असेट का टोटल कर दो जो आपने डेबिट किया है, उसमें से सन्ड्री लाइबिलिटीज जो है वो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके बिजनेस की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ वो चीज़, तो यहाँ पे सन्ड्री असेट फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख है फॉर एग्जांपल, और आपकी लाइबिलिटीज है फॉर एग्जांपल 20,000। तो आपके बिजनेस की वैल्यू होगी 80,000। 1 लाख की असेट है, सामने लाइबिलिटी में माइनस करूंगा तो कितना हो गया, बिजनेस की वैल्यूएशन 80,000। और उस 80,000 के सामने जब आप वेंडर क्रेडिटर को, मतलब वेंडर को फॉर एग्जांपल 90,000 का पेमेंट कर रहे हो, बिजनेस की वैल्यू कितनी, 80,000, आपने वेंडर को पेमेंट कितना किया, 90,000। तो नाउ यू कैन सी कि आपने पेमेंट जो है वो ज़्यादा किया है। अगर आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो वो बन जाएगी आपकी गुडविल, वो बन जाएगी आपकी गुडविल। या फिर सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे सन्ड्री असेट लिखो, सन्ड्री लाइबिलिटी लिखो, यहाँ पे जो वेंडर को पेमेंट किया है वो लिखो, कौन सी साइड डिफरेंस आ रहा है वो देख लो। अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर? चलो, उसके बाद जो यहाँ पे आपने 90,000 रुपीज वेंडर का लिखा है, वो आप देखो थर्ड एंट्री में सी नंबर की जो एंट्री है, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सामने आप उसको पैसों की जगह पे क्या दे रहे हो, डिबेंचर। ध्यान रखना है यहाँ पे वेंडर अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में वेंडर अकाउंट क्या किया हमने, क्रेडिट किया है, तो पेमेंट करते वक्त वेंडर अकाउंट को क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। ठीक है, और सामने आप उसको क्या दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, तो डिबेंचर क्या कर दो आप उसको क्रेडिट कर दो। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर डिबेंचर की वैल्यू कम है तो वो डिस्काउंट कहलाएगा, और डिबेंचर की वैल्यू ज़्यादा हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिंपली आप समझो कि मुझे यहाँ पे वेंडर को पेमेंट करना है 90,000 का, और आप उसको सामने डिबेंचर दे रहे हो 1 लाख रुपीज़ के, तो आपकी डिबेंचर की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू वेंडर के पेमेंट से। तो यहाँ पे आपने उसको पेमेंट कितना ज़्यादा किया, 10,000 रुपये का ज़्यादा किया डिबेंचर में, तो लेसर वैल्यू डिबेंचर इश्यूड। चलो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लोचा है, यहाँ पे लेसर नहीं आएगा। अगर आपने हायर वैल्यू डिबेंचर के इश्यू किए हैं तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, रिमेनिंग अमाउंट का जो डिस्काउंट है वो आपको क्रेडिट कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, और सेम मैनर में अगर आपने डिबेंचर की अमाउंट कम पे की है, इफ लेसर वैल्यू डिबेंचर इश्यूड, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम।
समझ में आया? सपोज डिबेंचर आप 1 लाख के दे रहे हो, जबकि वेंडर को पेमेंट कितना करना है आपको 90,000 का, ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। और अगर आपने डिबेंचर यहाँ पे मैं 1 लाख की जगह पे कर देता हूँ 70,000, तो फिर जो अमाउंट डिफरेंस में आएगी वो क्या बन जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये था कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर आप बिजनेस परचेज करते हो तो। बिजनेस परचेज करने की जगह पे अगर आपने असेट परचेज की है तो असेट अकाउंट डेबिट कर दो, वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर दो। देखो ये जो फर्स्ट है बिजनेस परचेज के लिए एंट्री करनी है आपको, सेकंड वाली जो है वो असेट परचेज के लिए करनी है, एंड थर्ड वाली दोनों के पेमेंट की एंट्री सेम ही रहेगी। आप असेट परचेज करो तो भी आपको सी वाली एंट्री पास करनी है, अगर आप बिजनेस परचेज करो तो भी आपको सी वाली एंट्री ही पास करनी है। क्लियर? फिर हमारा आता है डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चलो, तो डिबेंचर जब अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे देते हो, मतलब अगर आपने कोई लोन वोन लिया है बैंक से और सामने आपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को क्या दिया है, डिबेंचर, तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट की भाई आप जो सिक्योरिटी दे रहे हो डिबेंचर के तौर पे उसकी कोई एंट्री पास होगी नहीं। नंबर 1, नो एंट्री फॉर कोलेटरल, डिबेंचर को एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखने की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। और सेकंड होता है कि मैं अगर उसकी एंट्री पास करूं तो क्या, तो अगर मैं कोलेटरल की कोई एंट्री पास नहीं करता हूं तो सिर्फ एक ही एंट्री पास होने वाली है बैंक से लोन लेने की। बैंक से लोन लेते तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और कोलेटरल की डिबेंचर जो गिरवी रखा है उसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन अगर मैं डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री पास करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। देखो बैंक टू बैंक लोन वाली एंट्री तो रहेगी, लेकिन कोलेटरल की एंट्री पास क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको कोलेटरल वाला क्वेश्चन पूछे और उसमें कुछ लिखा ना हो तो आपको दोनों ऑप्शन बता देने के। नो एंट्री फॉर कोलेटरल हो तो आपको सिर्फ बैंक टू बैंक लोन की एंट्री करनी है, और अगर हम कोलेटरल वाली एंट्री पास करते हैं तो बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की एंट्री करनी। आपको दोनों दिखाने का अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है। फिर फोर्थ वेराइटी थी हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, कि भाई डिबेंचर के ऊपर जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट की एंट्री बता रहा हूँ, बाकी जो डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री रहेगी वो तो नॉर्मल जो आप इश्यू करते हो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, वो एंट्री तो आपको पास करनी है। लेकिन जब इंटरेस्ट पे करने की एंट्री आती है तो आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट होता है ना ये दो लोगों को जाता है, एक तो जाता है डिबेंचर होल्डर को और दूसरा उसके ऊपर टीडीएस कटता है और वो टीडीएस जाता है गवर्नमेंट को। तो अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स का रेट दिया है कि भाई इंटरेस्ट जो पे करने वाले हो उस पर फॉर एग्जांपल 40% 50% जो भी टैक्स जाने वाला है, तो आप ध्यान रखना आपको अमाउंट के दो टुकड़े कर देने, डिबेंचर होल्डर वाला डिबेंचर में डाल देना और टैक्स की अमाउंट आप टीडीएस में डाल देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये का इंटरेस्ट पे करने वाले हो, राइट, और उस पर 20% टैक्स है, तो टीडीएस में आपको लिख लेना है 20 और डिबेंचर होल्डर में आ जाएगा आपका 80। क्लियर? जो टैक्स की अमाउंट है वो कहाँ डाल देनी है आपको, टीडीएस में, और बाकी जो बचेगी अमाउंट वो किसकी हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर की, राइट। चलो, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करने के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो ये जो डिबेंचर होल्डर और टीडीएस पेबल क्रेडिट हुआ है उन दोनों को वापस क्या कर दो, आप डेबिट कर दो और उसको बैंक से पेमेंट कर दो। और जितना भी ये इंटरेस्ट आया यहाँ पे डेबिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो आपको वापस कहाँ ट्रांसफर कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, इसलिए हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, इंटरेस्ट में ध्यान रखना कई बार एक साल में 2 बार कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, तो ये जो एंट्री है ए और बी वाली ये आपको 2 बार पास करनी है। तो यहाँ पे जब आप 2 बार एंट्री पास करोगे तो ध्यान रखना इंटरेस्ट 6 महीने का लिखना है, पूरे साल का नहीं लिखना है। सपोज 10% है तो आपको 5% की 2 एंट्रियां करनी है, ओके। और लास्ट में ये सी वाली एंट्री पास करनी है कि टोटल इंटरेस्ट, मतलब अगर आप 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 2 बार एंट्री होगी, तो 2 बार इंटरेस्ट डेबिट होगा, तो दोनों का टोटल करके आपको यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देना है। सो सी वाली एंट्री एक ही बार पास होगी, इवन आप इंटरेस्ट 2 बार पे कर रहे हो। जब आप सी वाली एंट्री पास करते हो तो ऊपर देख लेने का कि कितनी बार इंटरेस्ट डेबिट हुआ है, उस इंटरेस्ट का टोटल करके आप कहाँ डाल देना, उसको P&L में डाल देना। तो ये हमारी फोर्थ वेराइटी थी। देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वेराइटी नंबर 5 कि जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो उस टाइम पे आप जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करोगे, क्योंकि जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो साथ में रिडम्पशन का क्राइटेरिया दिया हुआ होता है कि आप रिडीम कैसे करने वाले हो। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, देखो एक सिंपल एंट्री जो कोई भी सिचुएशन हो सब में कॉमन रहने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या होगा, क्रेडिट।
क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब देखो कंडीशन आई, ए नंबर की कंडीशन पढ़ो आप, इश्यूड एट पार एंड रिडीम एट पार, कि भाई आपने इश्यू भी पार पे किया और रिडीम भी आपने पार पे किया। तो हम ऐसा मान लेते हैं, एट पार का मतलब नॉर्मली होता है फेस वैल्यू, हम ऐसा मानते हैं कि डिबेंचर 100 रुपये का था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इश्यू भी 100 पे किया और उसका पेमेंट भी मैंने 100 पे किया। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट 100, और इसके अंदर एडिशनली कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि जितने में आपने इश्यू किए उतने ही आपने उनको पेमेंट किया, यहाँ पे कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये होगी आपकी पहली सिचुएशन कि अगर इश्यू एट पार हो और रिडीम एट पार हो तो क्या, तो देखो पहली एंट्री कॉमन रहेगी कोई भी सिचुएशन हो, खाली सेकंड एंट्री चेंज करनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। ये एट पार के टाइम हो रही है, लेकिन अब देखना मैं सिचुएशन चेंज करता हूं तो एंट्री भी चेंज होगी। सेकंड सिचुएशन आप बी पढ़ो, इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। चलो यहाँ पे कंफ्यूजन है, रिडीम एट पार नहीं है, रिडीम एट भी प्रीमियम है, इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। अब आप ऐसा समझो कि मैंने इश्यू 100 रुपीज़ में किया है और 10% उस पर प्रीमियम है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 टू डिबेंचर 100 और उस पर 10 रुपये का क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये तो हो गई मेरे इश्यू करने की एंट्री कि भाई मैंने डिबेंचर को 10% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो डिबेंचर 100 से क्रेडिट हुआ, प्रीमियम 10 से क्रेडिट हुआ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 110। लेकिन जब आप रिडीम प्रीमियम पे करते हो तो लॉस क्रिएट होता है, जब आप रिडीम प्रीमियम पे करते हो तो लॉस क्रिएट होता है। ऐसा मान लिया जाता है कि भाई डिबेंचर 100 रुपये का है, आप उसके सामने 10% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो, अपने 10 नहीं अपने 15% लेते हैं, कि सामने जब आप उसको रिडीम करोगे तो आप 15% प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 100 के सामने 15% मतलब 15 रुपये ज़्यादा गए, तो लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा एंड रिडम्पशन प्रीमियम सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट हो जाएगा। सो जब भी हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो ये वाली एंट्री बीच में घुसेगी सेम अमाउंट के साथ, ये खास ध्यान रखना। लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, रिडम्पशन प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। कब, जब आप रिडीम प्रीमियम पे करते हो। अगर आप रिडीम प्रीमियम पे नहीं करते हो तो ये जो लॉस डेबिट किया है और आरपी मतलब रिडम्पशन प्रीमियम क्रेडिट किया है उसकी एंट्री नहीं होगी। जैसे आप फर्स्ट सिचुएशन में देख सकते हो, मैंने 100 पे इश्यू किया था और रिडीम भी 100 पे किया था, तो रिडीम मैंने प्रीमियम पे नहीं किया, तो आप देख सकते हो फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, यहाँ पे मैंने कोई भी लॉस की एंट्री नहीं दी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने रिडीम प्रीमियम पे किया, आप देखो मैंने हाईलाइट किया है, लॉस 15 से डेबिट हो गया, सेम अमाउंट के साथ रिडम्पशन प्रीमियम 15 से क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब देखो थर्ड सिचुएशन, मैं इश्यूड एट पार करता हूँ लेकिन रिडीम एट प्रीमियम करता हूँ, रिडीम एट प्रीमियम। तो आप देख सकते हो जैसे ही रिडीम एट प्रीमियम आया, लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम क्रेडिट हो गया। फिर थर्ड सिचुएशन में आप देखो रिडीम एट प्रीमियम अगेन, तो देखो आप लॉस ऑन डिबेंचर डेबिट और रिडम्पशन प्रीमियम क्या हो गया, क्रेडिट, राइट। तो ये कब करना है आपको, जब आप रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हो तो, ठीक है। अच्छा, इश्यू करते वक्त अगर आप डिस्काउंट देते हो तो सिंपल एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो टू डिबेंचर। लेकिन जो मेन चीज मुझे आपको इसमें समझानी थी कि जो रिडम्पशन का क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से आपको लॉस वाली एंट्री इसमें घुसे देनी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। चलो ये सिनारियो है हमारा कि भाई इश्यूड एट पार, रिडीम एट पार, सेकंड बी वाला जो क्राइटेरिया था, सी वाला जो था और डी वाला, ये 4 सिनारियो, चारों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो आपकी ये पहली एंट्री डिबेंचर इश्यू करने की कॉमन, और उसके बाद जो ABCD है उसमें से कोई भी एक सिनारियो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप उसको रिडीम करते हो डिबेंचरों को, तो एंट्री पास करनी है आपको डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे एक एंट्री दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको बता देता हूँ, टू डिबेंचर होल्डर की एंट्री पास होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे उसको प्रीमियम पे पेमेंट करना है तो रिडम्पशन प्रीमियम को डेबिट करना, प्रीमियम पे नहीं करना है तो रिडम्पशन प्रीमियम को डेबिट मत करना। फिर यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ है उसी अमाउंट के साथ वो डेबिट हो जाएगा और आप उसको बैंक से पेमेंट कर दोगे, क्लियर। तो जब ये तरीके की एंट्रियाँ पूछी जाए तो देखना, पहली आपकी ये इश्यू करने की एंट्री, फिर ABCD में से कोई एक एंट्री, फिर ये रिडम्पशन वाली 6th नंबर की एंट्री एंड 7th नंबर वाला डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री, ये आपको पास करनी रहेगी, क्लियर।
तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो, उसके बाद आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि भाई हम डिबेंचरों को जब रिडीम करते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, वो उसकी मेथड। तो 3 मेथड यहाँ पे पाई जाती है, एक है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, सेकंड आउट ऑफ कैपिटल, थर्ड वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट इज फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, जिसका हमारे बुक के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ कि नए शेयर इश्यू करके रिडम्पशन कैसे करना है। लेकिन सेकंड, अगर आप आउट ऑफ कैपिटल करते हो और थर्ड आप आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो, तो दोनों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है। आप देखना सारी एंट्रियाँ, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहले तो बेसिक एंट्री आपकी डिबेंचर को इश्यू करने की, ये फर्स्ट वाली हो जाएगी। दोनों में आप देखो सेम एंट्री है, आप आउट ऑफ प्रॉफिट करो कि फिर आप उसको आउट ऑफ कैपिटल करो, ठीक है। डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री सेम रहेगी। उसके बाद जिस साल में आप रिडम्पशन करने वाले हो उस साल में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसकी एंट्री होती है डीआरआई अकाउंट डेबिट। आपको डीआरआई नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको लिखना है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री आपको कब करनी है, जिस साल में रिडम्पशन हो रहा है उस साल के 30 अप्रैल को आपको ये एंट्री कर देनी है। जिस साल में रिडम्पशन हो रहा है उस साल के 30 अप्रैल को आपको ये एंट्री पास कर देनी है। और अमाउंट कितना लेना है, आपके डिबेंचर की अमाउंट का 15%। डिबेंचर 1 लाख है तो इन्वेस्टमेंट 15,000 होगा, डिबेंचर 10 लाख है तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 होगा। आप देखो आउट ऑफ प्रॉफिट में भी सेम कंडीशन है, डिबेंचर रिडम्पशन टू बैंक की एंट्री, और उसमें भी आपको 15% ही इन्वेस्ट करना है, सो कोई चेंज नहीं। फिर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब आप रिडम्पशन करने वाले हो तब आपको क्या कर देना, अपना इन्वेस्टमेंट बेच देना है। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सेम एंट्री आप देखो आउट ऑफ प्रॉफिट में भी वो की वही एंट्री है। और अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट के परसेंटेज मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, तो वो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कर देना है, और अगर मेंशन नहीं किए हैं तो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट नहीं करना है, ठीक है। तो पहले बेसिक एंट्री, फिर आप जिस साल में रिडम्पशन हुआ उसमें 30 अप्रैल को आप इन्वेस्टमेंट करोगे 15% फेस वैल्यू का। फिर रिडम्पशन की डेट बेसिकली आपको 31 मार्च दी हुई होगी। 31 मार्च का पहला काम आपको अपने इन्वेस्टमेंट बेच देने हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास हो जाएगी बैंक टू डीआरआई। और अगर उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है और 30 अप्रैल को आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 11 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको इंटरेस्ट अकाउंट में डाल देना है। उसके बाद आपको क्रिएट करना है डीआरआर। डीआरआर मतलब डिबेंचर रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना है। और ये ही डिफरेंस करता है आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड को। अगर आप कैपिटल मेथड से जा रहे हो तो आपको 25% डीआरआर क्रिएट करना है, और अगर आप प्रॉफिट मेथड से जा रहे हो तो फिर आपको 100% फेस वैल्यू का क्रिएट करना है। मतलब कि अगर आपका डिबेंचर 1 लाख का है तो आउट ऑफ कैपिटल में 25,000 का डीआरआर क्रिएट होगा, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड है तो फिर पूरे 1 लाख रुपीज़ का डीआरआर क्रिएट होगा। और डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और एंट्री देखो दोनों में सेम ही रहेगी, परसेंटेज बदल दिए मैंने, कैपिटल हो तो 25%, प्रॉफिट हो तो 100%, बाकी सारी एंट्रियाँ सेम ही रहेगी। फिर आप डिबेंचरों को रिडीम करोगे, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये भी देखो एंट्री दोनों मेथड में सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं। लास्ट में जो भी डीआरआर आपके यहाँ पे डी नंबर की एंट्री में आया था वो पूरा का पूरा डीआरआर आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। पूरा का पूरा डीआरआर कहाँ ट्रांसफर कर देना है आपको, जनरल रिजर्व में। क्लियर। सो आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड में ध्यान रखना है, डीआरआर आउट ऑफ कैपिटल में 25% और आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो 100%। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर कि मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। तो भाई कंपनी कई बार अलग अलग मेथड से भी रिडम्पशन कर सकती है, तो कौन कौन सी वो मेथड है। तो फर्स्ट है ओन डिबेंचर परचेज एंड इमीडिएट कैंसिलेशन। मैं मार्केट से खुद के डिबेंचर परचेज करता हूँ, फिर मैं खुद के डिबेंचर ही कैंसिल कर देता हूँ। ऐसा हो तो सबसे पहले ओन डिबेंचर खरीदने की एंट्री पास करो, ओन डिबेंचर टू बैंक। फिर आप अपने पुराने डिबेंचर जो आपने इश्यू किए थे उसको कैंसिल करोगे, तो जैसे आप रिडम्पशन की एंट्री करते थे वैसी ही एंट्री करनी है। सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओन डिबेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। जैसे ओन डिबेंचर, आपके डिबेंचर मार्केट में 1 लाख के है और आपने ओन डिबेंचर 90,000 में खरीदा। ओन डिबेंचर कितने में खरीदा, 90 में। तो कैंसिलेशन की एंट्री में डिबेंचर डेबिट होगा 1 लाख से। ओन डिबेंचर आपने 90 में खरीदे तो ओन डिबेंचर में लिख लेना 90, और डिफरेंस देख लो, अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वो हो गया आपका प्रॉफिट, और डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका लॉस। मतलब 1 लाख के डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए मैंने 90,000 में डिबेंचर मार्केट से खरीदे,
ओन डिबेंचर, ठीक है, तो 1 लाख के पेमेंट के सामने 90,000 ही गया ना मेरा, तो मुझे सीधा सीधा 10,000 का फायदा हो गया। अगर यहाँ पे ओन डिबेंचर आप 90 की जगह पे फॉर एग्जाम्पल 1,05,000 में आपने खरीदे होते, तो फिर आपको यहाँ पे 5,05,000 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेबिट करके। तो सिंपली याद रखना, अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो लॉस, क्रेडिट में आता है तो प्रॉफिट। ये जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है ये आपको वापस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। लॉस होता है तो इसका रिवर्स कर देना, लॉस होता है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट टू रिडम्पशन, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रिडम्पशन। समझ में आया? प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट टू सीआर, और अगर लॉस हो तो उसको रिवर्स कर देना। तो पहले ओन डिबेंचर खरीदना, फिर उसको कैंसिल कर देना, कैंसिल करने पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको सीआर में आपको ट्रांसफर कर देना है। फिर उसमें सेकंड सिनारियो है ओन डिबेंचर परचेज। मैंने मार्केट से ओन डिबेंचर परचेज किए, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर रहा हूं अभी मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख दिए, सो इसलिए उसको कहा जाता है ओन डिबेंचर परचेज बट कैप्ट एज इन्वेस्टमेंट। तो देखो दोनों एंट्री, यहाँ पे ओन डिबेंचर में क्या एंट्री की थी, ए में हमने ओन डिबेंचर टू बैंक, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होगा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर टू बैंक, क्योंकि वहां पे कैंसिल करने के लिए खरीदे थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे। फिर इसी इन्वेस्टमेंट वाले डिबेंचरों को जब मैं कैंसिल करने के लिए यूज करता हूं तो आप देख सकते हो दोनों सिनारियों में सिमिलर एंट्री पास हुई है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया आपको? सिमिलर एंट्री है, सिर्फ नाम बदला है, वहां पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर लिखना है, और अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो सिर्फ ओन डिबेंचर यूज करना है। फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो वापस आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। ये भी सिमिलर। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, वहां पे सिर्फ ओन डिबेंचर वर्ड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर वर्ड है। अच्छा, कई बार ऐसा लिखते हैं कि भाई आपने इन्वेस्ट तो कर दिया ओन डिबेंचर में, फिर ये बी वाला पोर्शन आपने नहीं किया, मतलब आपने इमीडिएटली उसको कैंसिल नहीं किया, आपने बोला भाई हमको हमारे डिबेंचर कैंसिल नहीं करने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उस डिबेंचरों को ओपन मार्केट में बेचोगे, और ओपन मार्केट में जब आप बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसा आएगा और आपके इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर चले जाएंगे। अगेन यहाँ पे अगर आपको लॉस हुआ है तो डेबिट करना है, और प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, और ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट करने के बाद इमीडिएट कैंसिलेशन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को आप ओपन मार्केट में बेच रहे हो तो आपको बेचने की एंट्री करनी है, और बेचने की एंट्री पे भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है, लॉस हो तो भी आपको उसमें सेट ऑफ कर देना है। थर्ड सिनारियो था कि भाई मैं डिबेंचरों को पेमेंट जो है वो कैश में नहीं करूंगा, या फिर कैश के साथ साथ मैं उनको कन्वर्ट कर दूंगा, कि मतलब डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा, या प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा, या फिर मैं उनको नए डिबेंचर दूं। जैसे सपोज आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो, आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया है और मैंने आपको डिबेंचर दिए, अब मुझे आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यार कैश की जगह पे इक्विटी ले लो, और आप मान जाते हो, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर डेबिट, आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपको कैश दे रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिबेंचर होल्डर टू कैश, ये एंट्री तो हमने पहले भी देखी थी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं कैश की जगह पे इक्विटी दूंगा तो आपको इक्विटी शेयर क्रेडिट करना है, ना कि कैश। अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं प्रेफरेंस दूंगा तो आपको प्रेफरेंस क्रेडिट करना है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इक्विटी या प्रेफरेंस में प्रीमियम पे दूंगा तो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। या फिर मैं आपको ऐसा ऑप्शन भी दे सकता हूँ कि मैं आपको नए डिबेंचर दूंगा, पुराने डिबेंचर के सामने नए डिबेंचर, तो न्यू डिबेंचर का अकाउंट आपको क्रेडिट कर देना है। और अगर आपने नए डिबेंचर डिस्काउंट पे दिए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट ऑन डिबेंचर आपको डेबिट कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल था, जितना भी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, या तो कैश में पे करो, या इक्विटी में करो, या प्रेफरेंस में करो, या फिर उसको नए डिबेंचर दो। माइट भी पॉसिबल चारों ऑप्शन हो सकते हैं, कि भाई थोड़े डिबेंचर होल्डर बोलते हैं कि हमें रोकड़ा चाहिए, थोड़े बोलते हैं कि नहीं हमें तो इक्विटी दे दो, थोड़े डिबेंचर बोलते हैं कि मुझे प्रेफरेंस दे दो, और बाकी बचे हुए डिबेंचर बोलते हैं कि भाई हमें तो नए डिबेंचर दे दो। ठीक है, तो जैसा पेमेंट है वैसे आपको क्रेडिट कर देना है। खाली इक्विटी हो तो खाली इक्विटी क्रेडिट करना, खाली प्रेफरेंस हो तो खाली प्रेफरेंस क्रेडिट करना, कैश दे रहे हो तो कैश को क्रेडिट करना, नए डिबेंचर दे रहे हो तो नए डिबेंचर को क्रेडिट करना, या इसमें से एक से ज़्यादा चीज़ें आप अगर उसको दे रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको क्रेडिट कर देनी है। क्लियर? सो ये था हमारा डिबेंचर अकाउंट, बहुत ही सिंपल था, बट थोड़ी वेराइटी ज़्यादा है तो आप अच्छे से देख लेना। पूछने के जो मेरे हिसाब से चांसेस है कि या तो आपको एक इंटरेस्ट वाला टॉपिक पूछा जा सकता है, या फिर ये हमारा जो डिफरेंट सिनारियो वाला है कि इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, या फिर
ये आपका आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को इस बार पूछने के, बट ओन डिबेंचर वाला टॉपिक जो है वो आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट ए और बी जो है उसके पूछने के चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा इस बार लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्विकली आप रिवाइज कर लो। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं लिंक के साथ शेयर कर देता हूँ, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी जनरल एंट्री इस चैप्टर की आपको एक समरी के तौर पे मिल जाएगी, जिसको आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार इजीली रिकॉल कर सकते हो। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर अब आपको और कोई भी चैप्टर में हेल्प चाहिए कि कुछ समराइज रिवीजन आपको करना है या उसका कोई मास्टर क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आप मुझे बता देना, ठीक है, उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।